आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटोलॉजी ऑफ कॉपर। मेटोलॉजी ऑफ कॉपर क्या होता है? सबसे पहले हमें मेटोलॉजी ऑफ कॉपर को समझना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चलूँगा कि अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वाबा। इस बायोलॉजी की वाबा पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी से लेक्चर्स की 11 12 9 10, और इसी तरीके से अब केमिस्ट्री की भी हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स। वो भी सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ यूट्यूब पे जाना है और देखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम लोगों को ये फ्री ऑफ कोर्स एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्री में मिल सके, जो कि एक प्रीमियम एजुकेशन होता है इस तरीके का प्रोवाइड करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि मेटोलॉजी क्या है। मेटोलॉजी कहते किसे हैं? मेटोलॉजी का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को रिफाइन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉपर की। हमें मेटोलॉजी करनी है कॉपर की। हमें कॉपर में से तमाम बाकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है जो कॉपर के साथ आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये बात गलत नहीं होगी कि आपके पास जो मेटोलॉजी है, आप रिफाइनिंग प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे कि हम रिफाइन कर रहे होते हैं ताकि बाकी रिफाइनिंग कर रहे होते हैं जिसके अंदर बाकी प्रॉपर्टीज़ को, जो है इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव कर सकें। सही है, ये आ गया अगर रिफाइनिंग प्रोसेस। देन हमें ये देखना है हम किस चीज़ को रिफाइन कर रहे हैं। कॉपर के साथ ऐसा क्या चीज़ें आ रही हैं जिसको हमें रिफाइन करना है और उसे इम्प्योर करना है। तो कॉपर जब हम निकाल रहे होते हैं, उसकी जब मेटोलॉजी कर रहे होते हैं, तो उस कॉपर के अंदर साथ और साथ जो है आपके पास एक तो Cu यानी खुद कॉपर आ रहा है, लेकिन साथ में जो है आयरन सा भी आ रहा है। हमें आयरन नहीं चाहिए, आयरन को निकालना है। आयरन आ रहा है, आयरन के साथ साथ आपके पास सिलिकॉन या सल्फर भी है, सल्फर आ रहा होता है। सल्फर को भी हमें निकालना है। हमें ये दो चीज़ें नहीं चाहिए, हमें जो है डायरेक्ट ये कॉपर प्योर चाहिए। तो प्यूरिफिकेशन यानी प्योर कॉपर को हम निकाल रहे होते हैं। अच्छा, कॉपर आएगा कहाँ से? ज़मीन से आएगा। जब ज़मीन से आप निकाल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटी सारी होती हैं। तो आप इन सब प्रोसेस के स्टेप्स को कवर अप करने के लिए आपकी बुक के अंदर डायग्राम ये अच्छी से बनी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 51 पेज पे है। और सबसे पहले हम कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं यानी वाटर के अंदर डिपिंग कर रहे होते हैं। अब ये क्यों कर रहे होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। पहला जो स्टेप मैंने बोला वो है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि है ना, कंसंट्रेशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा जो मेन पॉइंट होता है, हम तमाम वो पार्टिकल्स जो सॉलिड फॉर्म में हैं या जो इस तरह की जो मिट्टी टाइप होते हैं हम उससे रिमूव कर दें, यानी ये वाली चीज़ें रिमूव हो जाएं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है फॉर फ्लोटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। फॉर फ्लोटिंग प्रोसेस क्या कहता है कि हम जो और है, जो कॉपर के साथ जो मिक्सचर आया होता है, हम उसको ब्लेंड कर वाटर के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके साथ फाइन ऑयल ऐड कर रहे होते हैं ताकि तमाम इम्प्योरिटीज जो भी मिट्टी जैसी मिट्टी वगैरह जो होती है वो जो है उसके साथ चिपक जाए, और हमें और खाली यानी सिर्फ जो है गैनी पार्टिकल वो क्या है जो सेटल डाउन हो जाए, और जो आपके पास कॉजिंग द और पार्टिकल बिकम कंट्रीब्यूट द फोर्थ, और जो आपका और है वो जो है कॉपर, वो जो है इसके साथ जो है जो एक मेटल की लेयर आपको दिख रही होगी इसके साथ चिपक के बाहर आ जाए, और जो बाकी भी गैनी पार्टिकल्स हैं यानी इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे डाउन होकर सेटल डाउन हो जाए। ये होता है पहला प्रोसेस। सही है, अभी हमने दूसरे मेटल्स को और सल्फर को नहीं निकाला। अभी हमने क्या निकाली है? मिट्टी वगैरह निकाली है। मिट्टी वगैरह का फार्मूला क्या होगा? आपको सिलिकॉन्स हो गए, कार्बन वगैरह, ये वो जो स्लैंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमें हमें निकालने को कहा गया है। सेकेंड आती है रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं यानी तंदूर। आपको मालूम है कि आपका जो तंदूर होता है, हम भट्टी, हम जो तंदूर की जगह रोटी लेने जाते हैं उसके अंदर हमने देखा होगा जितना बड़ा कुआं बना होता है, तो ये रोस्टिंग हम वहाँ पे कर रहे होते हैं सारा प्रोसेस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ना हम जो है हीट कर रहे होते हैं और को, सही है। और मैं लिखते जाता हूँ कि हम अब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रोस्टिंग कर रहे हैं, और रोस्टिंग किस में हो रही होती है? रोस्टिंग हो रही होती है। आपको मालूम है कि रोस्टिंग क्या हो रही है? तंदूर में हो रही है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, रोस्ट कर रहे हैं, हीट कर रहे होते हैं।
एक्सिस हेयर के अंदर, जिसके अंदर जो है एक्सिस हेयर होती है, एयर भी जा रही होती है, लेवल टेम्परेचर ना प्रोसेस क्लाइन क्लाइन यानी वही तंदूर को कहा जा रहा है। एज द इम्प्योरिटी ऑक्साइड होते हैं और अंडर को डिकम्पोजिशन में चली जाती है। सही है, अब इसके अंदर हम जो है बाकायदा तौर पे काम स्टार्ट कर देते हैं। फार्मूला क्या है, रोस्टिंग के अंदर क्या हो रहा होता है वो हमें देखना है अभी। उसका जो फार्मूला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास Cu है, देन एफ ई है, एस है। तो हम इसको रोस्ट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 4 मॉलिक्यूल O2 के लेंगे और 2 हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल होंगे। हम इसको जो बनाएंगे वो बनाएंगे Cu2s प्लस 2FeO। देन अभी हुआ क्या है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब हमने काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर से इम्प्योरिटीज यानी मेटल वगैरह को निकाल दिया रोस्ट करके। इसके अंदर मेटल निकल गया। देन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सल्फर साहब अभी भी कुछ रह गया है। कुछ सल्फर निकल गया है, कुछ सल्फर अभी भी बाकी, यानी एक सल्फर निकल गया और एक सल्फर बाकी है। एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो यही हुआ है। सही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो हमें इसको भाई बैलेंस करना, अच्छा यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, सल्फर यहाँ 2 लिए मैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखें 3 सल्फर निकल गया, एक सल्फर अभी भी बाकी है। कॉपर हमें प्योर हो रहा है, जो आपका आयरन था वो तो निकल गया। सही है, देन अब हम करते हैं वापसी, अब हम करते हैं स्प्लिटिंग ताकि ये भी जो बाकायदा है ये भी निकल जाए। अब हम इसको डालते हैं मट्टी के अंदर, वापसी भट्टी के अंदर डालते हैं। जो भट्टी होती है, आपने देखो कि एक तो तंदूर होता है, एक भट्टी होती है। तो हम उसको हम डाल रहे होते हैं, स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं। स्प्लिटिंग के अंदर क्या हो रहा होता है बच्चों के, हम एक ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे रहे होते हैं जिसके अंदर मिट्टी भी होती है, वापसी मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं। अब सर आप बोलेंगे कि हम अभी तो मिट्टी से निकाला तो वापसी सिलिका डाल रहे हैं, तो ये वो मिट्टी नहीं है जो पहले वाली आई थी। पहले वाली दूसरी टाइप की मिट्टी थी। 2 तरह की मिट्टी, अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं, ये भी याद रखनी हो चाहिए। आप गूगल करें, आपको बेतहाशा मिट्टियों के नाम मिल जाएंगे। तो हम ये दूसरी मिट्टी के अंदर डाल रहे होते हैं जिसका ताल्लुक होता है स्लैंग के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस मिट्टी को देखें तो ये वो वाली होगी जो कि आपके पास होती है, चूना टाइप होती है, थोड़ी हीट वाली होती है। उसके अंदर हमने FeO को डाला, सिलिकॉन को डाला, तो ये बन गया FeSiO3। इसका हमने क्या करा, ये हमने स्प्लिटिंग करी है, लेकिन इसके अंदर हमने जो है जो Cu2s था उसको हमने इस्तेमाल नहीं करा। हमने जो है इस मिट्टी के अंदर डालने का मकसद यही था, देखो बच्चों, बताने का मकसद ये है कि हमने कॉपर को नहीं डाला है। क्योंकि देखो आप बोलेंगे कॉपर को डाला है तो कॉपर से तो अभी हमने कंसंट्रेशन करवाई थी, इसके अंदर फोर्थ फ्लोटिंग करवाई थी। तो हमने वहाँ पे तो मिट्टी से निकाली थी, तो हमने वापस उसको मिट्टी के अंदर डाल लिया, हमने उसको नहीं डाला। हमने जो बाय प्रोडक्ट हमें आया था इसको डाला है, हमने उसको भी इस्तेमाल किया है, उसको ज़ाया नहीं होने दिया है। तो हमें ये बाय प्रोडक्ट मिल गया था, उसको हमने जो है किसके साथ करा दिया, स्लैंग के साथ करा दिया, SiO2 से। और ये भी वो मिट्टी नहीं है जो जो हमने पहले मिट्टी से निकाला था, ये दूसरी टाइप की मिट्टी है, याद रहे। ये स्लैंग कहा जाता है, आप जाके चेक कर सकते हैं, स्लैंग अलग है तो सिलिका अलग है। सिलिका एक अलग टाइप की मिट्टी होती है, और जो उससे बन रहा होता है स्लैंग, ये अलग तरीके का एक प्रोडक्ट बन रहा होता है। ये जो होता है आपने देखा होगा जो जब रोड बन रहे होते हैं, कारपेश हो रहा होता है, तो आपने देखा होगा ये कुछ ब्लैक तरह का हीट कर रहे होते हैं कैन में। तो ये क्या होता है, ये स्लैंग ही होता है, ये हीट कर रहे होते हैं। देन आ जाता है अगर ब्लेस मेरेशन की जाती है। अब हम जो है CuS2 को वापसी ऑक्सीजन करेंगे, अब हम वापसी हीट करेंगे, और इस तरीके से करते करते जो है आपके पास 6Cu6 मोल्स निकल आएंगे, जो हमको 2 दफ़ा हमें करानी होती है। जब हम ये वाला भी प्रोसेस से गुजार देंगे तो आपका 99% प्योर तो आ जाएगा, लेकिन हमें रिफाइन करना होता है। हम जो है देख रहे थे कोई इम्प्योरिटी 100% चाहिए, हमें 1% भी इसमें इम्प्योरिटी मौजूद ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ये कॉपर जो है प्योर इलेक्ट्रोड हमें मिल जाता है, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी बाकी ना हो, कोई चांस ही ना हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ये फ़ायदा होता है। आपने बस इसे पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, कोई इतनी मुश्किल बात है इसमें नहीं लिखी हुई। पूरी कहानी लिखी हुई है, एक रेसिपी लिखी हुई है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी चौड़ी दास्तान लिखी हुई, जो छोटी छोटी बातें बता दी, इसमें ज़्यादा मैंने टाइम इसलिए नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि ये आसान चीज़ें थी, इतने मुश्किल नहीं। जहाँ टाइम लगाना था वो था नॉमेनक्लेचर, वहाँ लगाया है। अच्छा ये लॉन्ग के लिए आएगा, इसे अच्छे से रट लें, ये रटने वाली चीज़ है। और इसके अलावा जो है इसी में मैं आपसे एक और बात बता चलूँ कि आपके जो है लास्ट पेज 53 पे कुछ टाइटेनियम के यूजेस लिखे हुए हैं, ये जो मेटल्स हैं इनके यूजेस लिखे हुए हैं। इन सबको आपने अच्छे से याद कर लेना है, MCQs और MCAT लेवल अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए काम आएगा। इसके अलावा जो है, और जो इंजीनियर साइड है उनके लिए भी ये काम की चीज़ें हैं। वैसे वो ऐसी चीज़ें पूछते नहीं है, लेकिन पूछ लें तो काम आ सकता है। देन मेटोलॉजी देखो, अगर पिछली किताबों देखा जाए तो मेटोलॉजी ऑफ कॉपर भी थी,
आयरन की भी थी, लेकिन इस दफ़ा आपने कॉपर की दी हुई आपकी बुक है, और बाकी आयरन और बाकी चीज़ों को हटा दिया है। कॉपर के कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, इसको ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है जो न्यू CuH2SO4 को हमने करवाया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस हुए हैं। और NaCnO3 वाला भी हमने किया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही इसके अंदर। नॉर्मल रिएक्शन से आप कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है। आयरन की तरफ आए, 49 पेज पे आयरन है। आयरन के हमने रिएक्शंस करने हैं, ये भी हुआ हुआ है, हमने ये भी कर चुके हैं, और इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेरे को एंड के चैप्टर के अंदर करवाई हुई हैं। इसके हमने कार्बन स्टील जो ये लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील, टू स्टेनलेस स्टील को भी अच्छे से याद कर लेना है। आपके पास आ जाएगा फिर पोटेशियम पैरामैग्नेट, ये मैं करा दूंगा एंड में, जब हमारे कोर्स मुकम्मल हो रहा होगा। जैसे मैंने वहाँ पे चैप्टर नंबर आई थिंक 1 के अंदर कुछ छुड़वाया है, या चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ छुड़वाया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक चीज़ छुड़वाई है ना, तो इसी तरह से इसको भी एक साथ करवा देंगे। ये आपने लिख के रखना है कि एंड में हमें ये करना है। केमिस्ट्री और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एंड में होगा, मैग्नीज भी एंड में होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें वो बतानी है, ये आपको रिएक्शंस करवाने समझाने होंगे। क्रोनियम का भी एंड में कराऊंगा। देन आपका ये कंप्लीट हो जाए, जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने मुकम्मल करा दी हैं, और ज़्यादा ही करा दी हैं। ये कोई एक दो छोटी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं, लेकिन हमें कर लेना चाहिए। रिएक्शंस आ सकते हैं, तो उसमें रिएक्शंस को समझाना मेरे लिए ज़रूरी है। तो रिएक्शंस को हम एंड में वापस समझेंगे, जब हम 10 ईयर को भी कर रहे होंगे, जब हम पास पेपर के रिएक्शंस को देख रहे होंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। जब मैं ओवरऑल सारे रिएक्शंस करा रहा हूँ, तो ये मैंने उस वक्त के लिए छोड़ा हुआ है, जब हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारे एक साथ रिएक्शंस कर रहे होंगे, तो उसमें मैं जो है आपको ये वाले भी चीज़ें करवा दूंगा। कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, आसान हो जाएंगी। अभी टाइम नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कराना है, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी ज़रूरी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। आपका ये इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, और इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है। दो चैप्टर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक का वैसे भी मैंने एक चैप्टर आपको करवा दिया है, बाकी जो मेन मेन चैप्टर्स हैं वो करवाने ज़रूरी हैं, तो मेन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आपने उसमें अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और जो है लर्निंग को जारी रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।